नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आदमपुर उपचुनाव का चुनावी शोर कल शाम थम चुका है और अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त जो है वह बाकी है। कल मतदान होना है। तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हैं। भव्य के लिए सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार में पहुंचे थे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव प्रचार में नजर आए। इनेलो उम्मीदवार कोडाराम के लिए भी पूर्व सीएम ओबी चौटाला और अभय चौटाला ने खूब जोर लगाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के लिए दिल्ली से सीएम केजरीवाल भी पहुंचने वाले थे, जो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके अलावा पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर जमे रहे, प्रचार करते रहे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में बताया जा रहा है। जो भांपने का काम कर रहे हैं जो राजनीतिक लोग, वो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही बता रहे हैं, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आदमपुर की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, किसे आदमपुर का ताज सौंपा है। क्योंकि सियासी समीकरण कभी किसी के पक्ष में बन रहे हैं तो कभी किसी के पक्ष में बन रहे हैं, कभी बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जैसे जो गुट हैं, बड़े गुट हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो अपने भतीजे भव्य के खिलाफ कांग्रेस नेता चंद्रमोहन भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। वहीं कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को लेकर के नाराजगी भी कुछ लोगों में सामने आई। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं इनेलो ने कांग्रेस के बागी कोडाराम को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जो स्थिति देखने को मिली है, खासतौर पर अगर आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में जो उम्मीदवार हैं, सभी सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम किया। तो मतदान से पहले विश्लेषण करेंगे आदमपुर की स्थिति को लेकर के, कौन सा पलड़ा किसका पलड़ा वहां पर भारी दिखाई दे रहा है और क्या कुछ स्थिति चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी राजकुमार जी, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप, क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं, कैसे आपने देखे सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हुए इस चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए जी, ऐसा है जो हम लोगों ने एक बार पहले भी बात की थी और शुरू से हम लोगों का मानना यह था कि चुनाव दिलचस्प होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होगा और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति कितनी बड़ी या कम रहती है वो देखने वाली बात होगी। जी, इनेलो उम्मीदवार के रूप में कोडाराम एक अच्छा दांव हो सकता था, लेकिन इनेलो का अपना जनाधार बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए इनेलो और आम आदमी पार्टी के बीच कुल मिलाकर के जो मुकाबला होगा तीसरे स्थान के लिए होगा। जहां तक समीकरण बदलने का बात है, एक चीज देखनी होगी हमें कि एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी उसके राजनीतिक हितों पर, उसकी चुनावी रणनीति पर भारी पड़े। आखिरी दिन तक भी जो तीन बड़े गुट आपने गिनाए, तीन बड़े नेता आपने गिनाए, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, तो कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में नहीं आए और कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस एकजुट होगी, वो दावे आखिरी दिन में खोखले साबित हुए। दूसरे आप देखें कि भाजपा ने इस बार कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। कुलदीप बिश्नोई कुछ महीने पहले तक कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार थे और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रहे भजन लाल के बेटे रहे। तो एक उनका अपना जनाधार है, भजन लाल परिवार का अपना सारा हिसार में, आदमपुर में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने का काम किया है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 2-3 जो बातें कही वो गौर करने वाली है। पहली बात, उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने किस तरह भजन लाल के साथ धोखा किया। जी, अगर आपको याद होगा 2005 के विधानसभा चुनाव में भजन लाल का ही नाम था, भजन लाल का ही चेहरा था जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। जी, और 90 में से 67 सीटें, बहुत बड़ा जनादेश होता।
कांग्रेस को मिला था जी। लेकिन अंततः मुख्यमंत्री का ताज भजन लाल के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वो याद दिलाया आदमपुर के मतदाताओं को किस तरह से कांग्रेस ने भजन लाल के साथ धोखा किया था और उसका हिसाब किताब करने का समय आज आ गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि भव्य बिश्नोई का हाथ आप मुझे थमा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा जी। आप देखें, हम उपचुनाव में सबसे लोगों का ध्यान रहता है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर रहता है। बिल्कुल। और जैसा मुख्यमंत्री याद दिलाना भूले नहीं कि पिछले 20 साल से 26 साल से 20 साल से आदमपुर विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है जी। उसके साथ सतला व्यवहार होगा। वजह साफ है, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 5 साल पहले इनेलो की सरकार थी और 8 साल से बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई अगर विधायक बन जाते हैं तो आदमपुर के विकास की जिम्मेदारी वो खुद लेने को तैयार है। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने हर संभव दांव चला, चुनावी तीर चले, पूरी पार्टी एकजुट दिखी, पूरी भाजपा वहां डटी रही। एक उपचुनाव था आगे, तो भाजपा ने पूरी गंभीरता से मजबूती से चुनाव लड़ा। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ पाई और अरविंद केजरीवाल जिनको का आखिरी दिन वहां जाना था, रोड शो करना था, वो नहीं गए। कारण हालांकि उन्होंने बताया गुजरात में बिल्कुल लोगों की मौत हुई है और उसके चलते वो वहां रोड शो नहीं करना चाहते, लेकिन रोड शो तो हुआ। उसमें आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने हिस्सेदारी की। तो कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा बहुत असर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के उनके मनोबल पर पड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के बात वही आती है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच, तीसरे स्थान की लड़ाई आप और इनमें लोगों के बीच। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जी जो अंतर है वो कितना रहता है, यानी भाजपा की जीत का मार्जिन। लेकिन राजकुमार जी इस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से सोनाली फोगाट ने वहां पर अपना महत्वपूर्ण जो स्थिति अपनी दर्ज करवाई थी पिछले चुनाव की बात अगर करें तो एक सियासी जमीन बीजेपी के लिए तैयार हो गई थी और उसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो वो भी उसका बीजेपी को जरूर फायदा मिल सकता है, भव्य को जरूर फायदा मिल सकता है। लेकिन जो भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है आदमपुर को, तो कुछ लोगों में नाराजगी भी है। क्या वो नाराजगी कहीं विपक्ष के वोट में बढ़ोतरी तो नहीं करवा देगी? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाराजगी है। और कुलदीप बिश्नोई जिस तरह की राजनीति करते हैं जी, अगर उनकी जो राजनीतिक शैली है, हर व्यक्ति जब भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं रहते हैं और कभी कभी राजनीति के मौकों पर नजर आते हैं जी। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो एक विधानसभा स्तर पर या राज्य के स्तर पर राजनीति करने वाले लोग हैं जनता के बीच, उसकी कसौटी में कुलदीप बिश्नोई अक्सर अपने आप को असहज महसूस करते हैं और खड़ा नहीं उतर पाते। वो नाराजगी है, लेकिन देखना ये होगा कि उस नाराजगी का फायदा किसको मिलता है। अभी को नुकसान हो सकता है जी, कितना होगा वो आकलन का विषय है, लेकिन वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो फायदा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है और उसका लाभ कांग्रेस को नहीं होता है, तो कुल मिला के भाजपा को उसका बहुत बड़ा नुकसान चुनावी नतीजे के तौर पर नहीं होने वाला है। जी, लेकिन राजकुमार जी जिस तरीके से माना जा रहा है कि भव्य बिश्नोई और जेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुर्डाराम नंबरदार ने भी जेपी के खिलाफ विरोध जताया, उन पर गाली देने का आरोप लगाया क्षेत्र के लोगों को और ऐसा ही कुछ इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। और जेपी के समर्थन में तमाम बड़े नेता भी नहीं पहुंचे क्योंकि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम था। अगर वो इस चुनाव में उतर जाते चुनाव प्रचार करने के लिए जेपी के पक्ष में, तो हो सकता है भव्य के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। चंद्रमोहन बिश्नोई की बात मैं कर रहा हूँ। चंद्रमोहन जी अगर वहां पर पहुंचते चुनाव प्रचार करने के लिए जेपी के पक्ष में, तो शायद भव्य को खड़ी टक्कर दे सकते थे जेपी, या अभी भी ऐसा कुछ माना जा रहा है कि एक बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला हो सकता है भव्य और जेपी के बीच? देखिए जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने पहले कहा भी कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती जी तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ती। ये अलग बात है कि परिणाम बदलता है नहीं बदलता। मुख्य मुकाबला आज भी भाजपा और कांग्रेस के बीच है, तब भी होता, लेकिन हार जीत का जो अंतर है वो शायद बहुत कम हो जाता। अब कितना रहेगा ये 6 तारीख को हम लोग अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बड़ा भारी अंतर रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी,
एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी। ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, गुटबाजी है, अंतर्कलह है, वो और बढ़ने का संकेत दे रहा है। चीजें समाप्त नहीं हो रही, थम नहीं रही है, और बढ़ रही है। राज्यसभा चुनाव में हमने देख लिया जी, पर्याप्त मतों के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। विधानसभा उपचुनाव में अब हम देखने जा रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस से लोगों का पलायन जारी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने और उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे कोशिश तो पूरी की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जिस तरीके से चुनावी रैलियों में जो उनका भाषण रहे, उन्होंने कहा कि आप एक को वोट देंगे लेकिन दो को वोट जाएगा, जेपी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और साथ में कई बड़ी बड़ी बातें भी वो कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या कुछ मजबूत स्थिति आप देख पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी, क्योंकि बात 2024 की भी की जा रही है इसी चुनाव के बहाने? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आसपास भी जनाधार किसी दूसरे नेता का नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सबको साथ लेकर नहीं चल पाएंगे, हाँ, तो हरियाणा में कांग्रेस का वनवास सत्ता से समाप्त होने वाला नहीं है। बहुत बड़े नेता हैं, पर इतने बड़े नेता नहीं है कि सिर्फ उनके चेहरे और नाम पर कांग्रेस हरियाणा में बहुमत हासिल कर ले। उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो गुटबाजी आज कांग्रेस की कमजोरी है, अगर उसको सबको समाप्त करके एक साथ ले लें, वही उसकी ताकत भी बन सकती है। 2005 में वही हुआ था जब 90 में से 67 सीटें मिली थी। बिल्कुल। और किरण चौधरी ने तो इस बात का एहसास भी करवाया था इस बार, जब उनकी नाराजगी सामने आई थी, वो तमाम ये बातें कहती हुई भी नजर आई थी। लेकिन इसी बीच रवि कालेरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल कल वोटिंग का दिन है, एक बड़ा दिन है आदमपुर हल्के के लिए, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आदमपुर उपचुनाव का कल वोटिंग का दिन है और कल की अगर बात की जाए तो कल शाम जो है प्रचार जो है वो थम गया था। लाउड स्पीकर के साथ आप प्रचार नहीं कर सकते, आप गाड़ियों का काफिला सड़कों पर नहीं दौड़ा सकते। आज की अगर बात की जाए तो आप हालांकि जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो डोर टू डोर जाकर प्रचार जरूर कर सकते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हम इस वक्त जो है अग्रहोआ से आदमपुर आने वाला जो रोड है उस पर खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की बैरिकेडिंग इस रोड पर की गई है। तमाम जो गाड़ियों की है वो चेकिंग यहाँ की जा रही है, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई किसी गाड़ी में किसी संदिग्ध चीज को लेकर छुपा कर जो है जो चुनाव को प्रभावित कर सके, उनको लेकर ना आ सके। और कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरी जो गाड़ी है, ये पूरी गाड़ियों को रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, इनकी चेकिंग की जा रही है, बाकायदा इनसे पूछा जा रहा है किस प्रकार से आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका मोबाइल नंबर है, क्या काम है, तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं। बाकायदा डिग्गी खुलवा के गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा रहा है कि किस गाड़ी में कुछ और चीज ना हो। तमाम डिग्गी जो है, स्टेपनी जो स्पेयर जगह होती है, उसको भी चेक किया जा रहा है। वीडियोग्राफी जो है वो की जा रही है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की संदिग्ध चीज लेकर जो है एंटर जो है आदमपुर में ना कर पाए और जिससे चुनाव प्रभावित हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी के साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। साथ साथ 20 अन्य जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो भी यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए बुलाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा में ये चुनाव होने वाला है। और रही स्ट्रांग रूम की बात, कि स्ट्रांग रूम 3 सिक्योरिटी लेवल के अंदर जो है वो रहने वाला है। तमाम जो वोटिंग मशीन्स जहां इलेक्शंस के बाद रखी जाएंगी तो बहुत सिक्योरिटी वहां रहने वाली है। सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हैं, तमाम जो कैमरे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वहां समय समय पर जाएंगे और तमाम उनकी जांच करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से आदमपुर काफी हिसार पुलिस की बात करें, हरियाणा प्रशासन, हरियाणा के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटियां यहाँ लगाई गई हैं, वो बिल्कुल मुस्तैद खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हितेंद्र जी, और इसके अलावा अगर बात करें रवि, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, तो वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, संवेदनशील और अति संवेदनशील जहां भी बूथ बनाए गए हैं वहां एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय करने की बात चल रही है। किस प्रकार से जो कितने एक्स्ट्रा फोर्स वहां जो है डिप्लॉय की जाएगी, इसके अलावा जो है
उड़न दस्ते जो हैं वो बनाए गए, जगह जगह जाकर जहां संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, वो उन फोर्सेस को भी चेक करेंगे किस प्रकार से कोई स्थिति जो है गड़बड़ तो नहीं हो रही, किसी प्रकार से हल्का जो अलग जो मूवमेंट होनी चाहिए उस प्रकार की मूवमेंट तो नहीं हो रही है कि कहते हैं कि जिस प्रकार से जो लोग हैं वो उपद्रव फैलाते हैं या फिर किसी प्रकार की अन्य चीज लेकर यहाँ आते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्ती की जा रही है। तमाम जो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हालांकि जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, उन पर केस भी दर्ज जो है पिछले दिनों किए गए हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा की जा रही है और साथ साथ उड़न दस्ते भी नियुक्त किए गए हैं। 5 से ज्यादा उड़न दस्ते जो हैं पूरे हल्के में, जो 57 गांव इस हल्के में पड़ते हैं, उन गांवों का निरीक्षण करेंगे, दौरे करेंगे, बार बार वो पूरे हल्के में चक्कर काटते रहेंगे किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हो रही, कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, इस प्रकार की भी जो है कहीं ना कहीं जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में संवेदनशील और अति संवेदनशील जितने भी बूथ होंगे उन पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय जरूर की जाएगी। जी, राजकुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजकुमार सिंह जी, हमने जिस तरीके से देखा, अगर बात करें पिछले कल की, तो एक बड़ी रैली, विशाल जनसभा जो है वो की गई बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री भी उसमें पहुंचे थे। तो वहां पर एक तस्वीर जो है वो काफी हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो है वो उस रैली से सामने आई हैं। उसको लेकर के आप क्या कुछ समझ रहे हैं? क्या बीजेपी में कोई डर है या फिर मार्जिन बढ़ाने के लिए ये इस तरह की कोशिशें जो है वो की गई हैं बीजेपी की तरफ से? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राजकुमार सिंह जी के साथ। लेकिन रवि कालेरावन, मैं फिर से आपका रुख करूंगा क्योंकि बात विश्लेषण की कर रहे हैं हम। आज विश्लेषण कर रहे हैं वोटिंग से एक दिन पहले का कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्या कुछ सियासी समीकरण बिगड़े और बने, किसके पक्ष में क्या कुछ वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया और किसके खिलाफ क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल जो वहां पर तस्वीरें देखने को मिली, उसको देखने के बाद और बाकी जो विपक्षी दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और इनेलो भी चुनावी मैदान में हैं, तो उनकी तरफ से भी तमाम कोशिशें की गई हैं वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। क्या कुछ बड़े वादे, क्या कुछ बड़े दावे सभी दलों की तरफ से किए गए? हितेंद्र, देखिए सीधी सी बात है, 4 पार्टियां मैदान में हैं, बाकी तो अन्य लोग हैं, 23 लोग जो बताए जा रहे हैं कि मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। और अलग बात की जाए तो 4 पार्टियां जिनका नाम आमतौर पर चर्चा में रहता है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी की तरफ से, ये 4 मुख्य पार्टियां जो है वो मानी जा रही है। इसके अलावा राजकुमार सैनी की एलएसपी भी इलेक्शन लड़ रही है और इसके अलावा काफी अन्य लोग जो हैं जो इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चारों पार्टियों का अगर जिक्र करना चाहें तो भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है कि हमने लगातार विकास कराया है और पिछले 8 साल की सरकार के दौरान भी करीब 650 करोड़ से ज्यादा का विकास आदमपुर में कराया है। और अगर आदमपुर सत्ता के साथ वापसी करता है, सत्ता के साथ आने का प्रयास करेगा या सत्ता के साथ जुड़ जाता है, तो दुगनी गति से विकास होगा। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जाता है कि विपक्ष के तरफ का अगर कोई कैंडिडेट होता है या एमएलए होता है, वो सरकार के पास जाने से गुरेज करता है, तो इस प्रकार से वो पूरी जो जिस प्रकार की जरूरतें होती हैं हल्कों को, वो पूरी नहीं हो पाती। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ये ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है कि पिछले 8 साल में विकास नहीं हुआ। वैसे तो अगर आदमपुर की बात की जाए तो पिछले 26 साल से विपक्ष की भूमिका में रहा है। आदमपुर को देखकर बहुत अच्छा ये नहीं कहा जाता कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। हालांकि यहाँ के लोग ये कहते जरूर नजर आते हैं कि बजालाल के समय में यहाँ आदमपुर का अच्छा विकास होता था, तमाम जो चीजें थी वो सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन 26 साल का जो विपक्ष में रहा है आदमपुर, उसका थोड़ा सा नुकसान जो है आदमपुर को जरूर हुआ है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती हुई इलेक्शन लड़ती है और दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीत तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्के की देखरेख के लिए यहाँ रहने ही रहते, बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई विदेश में रहता है। तो ऐसे में प्रदेश के लोगों को, हल्के के लोगों को उनसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं उनके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और उनका मिलना मुश्किल होता है। वहीं आम आदमी की पार्टी की बात करें तो हितेंद्र, वो दिल्ली मॉडल को लागू करने की बात करते हैं। लेकिन हालांकि अगर आदमपुर की बात की जाए तो आदमपुर में इतना फर्क आम आदमी पार्टी को देखकर नहीं लगता। केजरीवाल का रोड शो का भी प्रोग्राम था, वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं उनको आभास जरूर है कि आम आदमी पार्टी आदमपुर में उतना अच्छा नहीं कर पा रही जिस हिसाब से वो दिल्ली के वादे कर रहे थे। पंजाब में उन्होंने जितना अच्छा किया है,
तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली मॉडल के आदमपुर से शुरुआत नहीं होने वाली, कम से कम मुझे ये लगता है। इसके अलावा आईएनएलडी की बात की जाए तो आईएनएलडी अपनी राजनीतिक खोई हुई विरासत को दोबारा से पकड़ने में, संजोने में लगी हुई है। तमाम जो उनके लीडर्स हैं, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क साधा जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी एक लुटेरों का गिरोह के रूप में वो उनको बताते हैं कि ये सरकार नहीं है, पिछले 8 साल के सरकार के दौरान इन्होंने कुछ नहीं कराया। इस प्रकार के आरोप जो है बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये पूरा जो इलेक्शन है इस प्रकार रहने वाला है। तमाम जो पार्टियां एक दूसरे को आरोप लगा रही हैं, लेकिन प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का ये है कि कुलदीप बिश्नोई जो 54 साल से 55 साल से भजनलाल का गढ़ रहा है, उन्होंने यहाँ से कोई हरा नहीं सका। कुलदीप बिश्नोई के लिए प्लस पॉइंट ये रहा है कि बीजेपी के साथ वो आए हैं, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है तो कहीं ना कहीं उसका साथ उनको मिलने वाला है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने चुटकुले अंदाज में फायदा प्लस पॉइंट जेपी का ये है कि वो अपने चुटकुले अंदाज में लोगों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं, लेकिन उनका एक माइनस पॉइंट ये रहा है कि 2009 के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद वो आदमपुर में नहीं आए, तो लोग इस बात से भी नाराज हैं। तो कहीं प्लस पॉइंट है, कहीं नेगेटिव है, तो वो दोनों ही मिलाकर, कुल मिलाकर ये बात है कि कल बिल्कुल बिल्कुल कल वोटिंग का दिन है और नाराजगी भी है, लोगों में कुछ शिकायतें भी हैं और कुछ फायदे और नुकसान देख करके जनता अपना उम्मीदवार जरूर चुनेगी। लेकिन राजकुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार जी, अगर मैं बात करूं उम्मीदवारों को छोड़ करके, उम्मीदवार कौन किस पर भारी पड़ेगा उसको छोड़ करके अगर बात करें विकास के पहलू से, आरोप प्रत्यारोप के पहलू से, इमोशनल कार्ड जो खेला जा रहा है सभी की तरफ से उसके पहलू से, तो इसमें क्या कुछ पलड़े भारी आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या आरोप प्रत्यारोप भारी पड़ेगा या विकास के दावे भारी पड़ेंगे या इमोशनल कार्ड जो खेला जा रहा है उससे वोट हासिल किए जा सकते हैं? राजकुमार जी। आमतौर पर तो उपचुनाव में जी उम्मीदवार, विकास का मुद्दा और इमोशनल कार्ड तीनों काम आते हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों आपस में जुड़े हुए भी। जैसे हम भव्य बिश्नोई की बात कर रहे हैं, अब भव्य बिश्नोई के साथ इमोशनल कार्ड एक ये जुड़ा हुआ है कि भजनलाल के पुत्र हैं जी, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब उम्मीदवार वो कैसे हैं इस पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं हो सकती कि उनका कोई ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है सिवाय चुनाव लड़ने और हारने के। तो बतौर उम्मीदवार उनको बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर जयप्रकाश हैं, निश्चित रूप से बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और राजनीति किस तरह समय और सुविधा के अनुसार तर्क कर लेती है। जो जयप्रकाश हिसाब से सांसद रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, आज उनको उनकी पार्टी के लोग भी भारी बता रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात, विकास की जहां तक बात है, वो निश्चित रूप से जब भजनलाल एक लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आदमपुर और हिसार, खासतौर पर आदमपुर की बात करते हैं, उनका गृह निर्वाचन क्षेत्र रहा, तो जाहिर सी बात है विकास को उसको तरजीह मिलती रही। और अब जबकि भजनलाल तो इस दुनिया में भी नहीं है और उनका परिवार सत्ता से बाहर है जी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले 5 साल रहे ओमप्रकाश चौटाला, करीब 6 साल रहे बल्कि। तो उस दौरान आदमपुर को सत्ता में न रहने के कारण वो विकास में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई जो मिल सकती थी, जिसका वो आदी रहा है। तो वो समस्या तो है। और जहां तक उम्मीदवार का सवाल है या इमोशनल कार्ड का सवाल है, तो आदमपुर की जनता में ये अपेक्षा जरूर रहेगी और इच्छा भी रहेगी कि भजनलाल परिवार जो उसका एक लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता रहा है, वो कहीं सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ हो, उसकी पहुंच हो, उसकी पूछ हो। तो उस नाते भव्य बिश्नोई को इमोशनल कार्ड का फायदा मिल सकता है। कोडाराम और नंबरदार भी इमोशनल कार्ड खेल सकते थे, इन्होंने खेलने की कोशिश भी की है कि उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन समस्या है कि इन्होंने के पास अपना जनाधार नहीं है। तो जब तक दो जनाधार मिलेंगे नहीं, जैसे भव्य बिश्नोई के मामले में भजनलाल परिवार का जनाधार, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, दो जनाधार मिल रहे हैं। एक और जनाधार है सर, जेजेपी भी अब प्रमुखता से दिखाई दी है। मैं उसी बात में आ रहा हूँ जी। दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद रहे, उससे पहले उनकी पिता यहाँ से सांसद रह चुके हैं और देवीलाल परिवार का जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ जनाधार रहा है जी। तो आज की तारीख में उस जनाधार का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। बिल्कुल।
तो उसका फायदा भी जिस तरह से अंतिम बिल्कुल दिन बिल्कुल दुष्यंत चौटाला पहुंचे और वो लोगों से बात की, संपर्क भी किया, उसका लाभ भी मिला। बिल्कुल। बहरहाल ये देखने तीनों वाली चीजें बात होगी मिलकर के समीकरण कहीं न कहीं मोदी जी। के पक्ष में बिल्कुल नजर बिल्कुल ये आती है। देखने वाली बात होगी, अंतिम क्योंकि फैसला कल जनता करेगी, जो है जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। जी। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि कालेरामन, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन आदमपुर के महासंग्राम में कल वोटिंग का दिन है और वोटिंग की भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि कहां पर क्या किस तरीके से वोटिंग हो रही, कितना उत्साह लोगों में है। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।